विषय गुप्ता। तो ये हैं 2 जून के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप कवर करते रहिएगा। आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप यूकेपीएससी का अपर मेंस लिख रहे हो या लोअर मेंस लिखें पीसीएस में, या फिर आप आरओ का एग्जाम लिखें एडवोकेट जनरल के लिए, एससे अगर आपको लिखना हो, और या फिर आप एफआरओ का मेंस लिखें, सभी मेंस के लिए और सभी प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। कोई भी आपका सजेशन हो किसी भी चीज़ के लिए इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 जून की करंट अफेयर्स। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि लद्दाख में हाईएस्ट सेक्स रेशो पाया गया है। तो सेक्स रेशो एट बर्थ का क्या मतलब है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि मेल है या फीमेल है। तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स या नंबर ऑफ़ फीमेल्स देखी जाती है नंबर ऑफ़ मेल्स पे, उसको हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं। तो मणिपुर हैज़ लोएस्ट फॉलोड बाय दादर एंड नगर हवेली। तो अगर लद्दाख का हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है तो मणिपुर का सबसे कम है, उसके बाद दादर एंड नगर हवेली आता है, उसके बाद दमन एंड दीव आता है 2020 की अगर हम बात करें। तो जेंडर रेशियो की हम बात करें तो अ लुक एट टॉप 5 एंड बॉटम 5 स्टेट्स। तो टॉप 5 राज्य कौन से हैं और बॉटम 5 राज्य कौन से हैं, या यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, तो देखें। तो टॉप 5 राज्य हैं, सबसे ज़्यादा है लद्दाख का 1104 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। फिर अरुणाचल प्रदेश में है 1011, अंडमान निकोबार में है 984, त्रिपुरा में 974 और केरला में 969। ये सेक्स रेशो एट बर्थ है कि अगर हम बर्थ की बात करें। वैसे सेक्स रेशो अलग हो सकता है, लिंगानुपात अगर हम देखें वैसे दूसरा होगा अगर हम एडल्ट्स में देखें या पूरे भारत में देखें, एवरेजली देखें हर एज में। लेकिन अगर हम एट बर्थ पे देखें तो जब जन्म होता है तो उस टाइम पे लद्दाख में 1104 लड़कियां पैदा होती हैं प्रति 1000 लड़कों पे। और बॉटम 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम है मणिपुर में 880, फिर दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव में 898, गुजरात में 909, हरियाणा में 916 और MP में 921। तो लद्दाख रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री इन 2020। तो 2020 में हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो लद्दाख में आया, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, केरला, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो जो 2020 की CRS की रिपोर्ट थी, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग लद्दाख का हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ था। और लद्दाख में ये हमने देख लिया है कि 1104 है। फिर सेक्स रेशियो एट बर्थ होता क्या है, ये नंबर ऑफ फीमेल्स होती हैं पर 1000 मेल्स। और जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है ये भी हमने देख लिया कि मणिपुर में 880 है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 898 है। 2019 में अगर देखें तो 2019 में जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो अरुणाचल प्रदेश का था, ना कि लद्दाख का। फॉलोड बाय नागालैंड का 1001 था, मिजोरम में 975 और अंडमान निकोबार में 965 था। और जो लोएस्ट सेक्स रेशो था वो पहले गुजरात का था, असम का था और MP और जम्मू कश्मीर का था। तो ये डिफरेंस है 2019 और 2020 वाले जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत जो डिफरेंस आया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हैफलॉन्ग हिंदी अ फ्लुएंट एग्जाम्पल ऑफ गिव एंड टेक। तो हैफलॉन्ग हिंदी यानी कि हिंदी में थोड़ा सा डाइवर्जन कर दिया गया है और असम के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है हैफलॉन्ग हिंदी। तो ये एक नेटिवाइज्ड हिंदी है एसोसिएटेड विद असम्स ओनली हिल स्टेशन। तो असम का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वहाँ पर ये एक नेटिवाइज्ड कर दी गई है, यानी कि वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी भाषा को मोल्ड कर दिया है। तो हिंदी रीच्ड दीमा हसाओ, जो दीमा हसाओ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहले नॉर्थ चाचर हिल्स कहा जाता था लेट 1800s में, प्राइमरली थ्रू मर्चेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु वर्कड ऑन अ माउंटेन रेलवे सिस्टम। तो जब दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो कि ओनली हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन है असम का, तो वहाँ पे जिस टाइम पे रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, माउंटेन रेलवे सिस्टम बनाने का काम चल रहा था, तो उस टाइम पे कई सारे वर्कर्स को और मर्चेंट्स को यहाँ से ले जाया गया था। जो उत्तर प्रदेश वगैरह का रीजन है या सेंट्रल जो इंडिया का रीजन है वहाँ से वे लोग गए थे। By the time the railway line was completed in 1899, the non-tribal settlers and diverse indigenous communities across the hills had developed a pidgin to communicate among themselves। तो वहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे इतने साल से जब वे वहाँ रह रहे थे और माउंटेन रेलवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे थे, तो यहाँ से जो लोग हिंदी बोलने वाले लोग वहाँ गए थे और वहाँ के जो लोग थे तो वे सब लोग आपस में, उनकी जो लैंग्वेज थी वो आपस में मिल गई थी। इट केम टू बी नोन एज हैफलॉन्ग हिंदी। तो उसको हैफलॉन्ग हिंदी बोला जाने लगा, नेम्ड आफ्टर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर था हैफलॉन्ग में था, वेयर द दिमसा पीपल आर द डोमिनेंट कम्युनिटी। और जहाँ पे दिमसा पीपल जो थे वो डोमिनेंट कम्युनिटी में थे, यानी कि जो बहुतायत में थे वो दिमसा लोग ही थे। द अदर ट्राइब्स, दूसरी ट्राइब्स कौन सी थी, एक तो हमार थी, फिर कुकी, जीमे यानी कि नागा ट्राइब थी, या फिर बियाते, व्यापी, और इस तरह से करके कई सारी और भी ट्राइब्स वहाँ रहती थी। हाफलॉन्ग हिंदी फॉलोज द तिब्बतो बर्मन ग्रामर। तो ये हैफलॉन्ग हिंदी जो है, ये जो हमारी हिंदी की जो ग्रामर होती है
हिंदी की जो व्याकरण है उसको फॉलो नहीं करता, जबकि जो तिब्बतो बर्मन जो ग्रामर है उसको फॉलो करता है। एंड हैज़ लेक्सिकल एडिशंस फ्रॉम नेपाली एंड बंगाली, तो नेपाली भाषा से और बंगाली भाषा से भी शब्दों को इसके अंदर लिया गया है। इट हैज़ अ जेनरिक प्लूरल मार्कर एंड डज नॉट यूज़ नंबर्स एज इन हिंदी, इसके जो नंबर्स हैं वो भी अलग हैं और ये उन नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह से कि हिंदी में नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि नासा के क्लाइमेट साइंटिस्ट ने वर्ल्ड फूड प्राइज़ जीता है। तो अ नासा क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हु वाज स्पेंट मच ऑफ हर करियर एक्सप्लेनिंग हाउ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन मस्ट अडेप्ट टू अ चेंजिंग क्लाइमेट वाज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है। तो उनका नाम है सिंथिया रोसेनज्विग। ये एक एग्रोनॉमिस्ट हैं और क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। इनको $2.5 लाख का अवार्ड मिला है इन रिकग्निशन ऑफ हर इनोवेटिव मॉडलिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन। तो क्लाइमेट चेंज का फूड प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट है उसके लिए जिन्होंने मॉडल तैयार किया है, इसके लिए उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, जिसके लिए उनको $2.5 लाख का अवार्ड भी अवार्ड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS2 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल ही में आशा वर्कर्स के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अवार्ड एक्सेप्ट किया फ्रॉम द WHO डायरेक्टर जनरल। तो WHO का डायरेक्टर जनरल का जो अवार्ड मिला वो आशा वर्कर्स को मिला, जो जिनकी संख्या 1 मिलियन से भी ज़्यादा है भारत में, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो उनके ऊपर एक आर्टिकल है आशा वर्कर्स का, देखते हैं। तो इंडिया ने लॉन्च किया था आशा प्रोग्राम 2005-06 में। ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इनिशियली रोल्ड आउट इन रूरल एरियाज विद द लॉन्च ऑफ द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013, इट वाज एक्सटेंडेड टू अर्बन सेटिंग्स एज वेल। तो पहले इसको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में जब नेशनल अर्बन यानी कि शहरी हेल्थ मिशन जब लॉन्च किया गया 2013 में, तो इसको शहरी इलाकों में भी एक्सटेंड कर दी गई सर्विस को। ईच ऑफ दीज विमेन ओनली वॉलंटियर्स वर्क विद अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 1000 पीपल इन रूरल एंड 2000 पीपल इन अर्बन एरियाज। अब ये एक विमेन ओनली वॉलंटियर्स हैं, यानी कि जो आशा वर्कर्स होंगी ये सिर्फ महिलाएं होंगी, ये पुरुष नहीं हो सकते। और यहाँ पे इस तरह से इनको रखा गया कि 1000 लोगों पर एक आशा वर्कर होगी ग्रामीण क्षेत्रों में और 2000 लोगों पे एक आशा वर्कर होगी शहरी क्षेत्रों में, विद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोकल एडजस्टमेंट। बाकी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी गई कि लोकल एडजस्टमेंट्स के हिसाब से, यानी कि वहाँ का जो लोकल जो वहाँ का जो परिवेश होगा, कितनी वहाँ पे जनसंख्या है, उसके हिसाब से इसमें डाइवर्जन भी आ सकता है। द कोर ऑफ द आशा प्रोग्राम हैज़ बीन एन इंटेंशन टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। तो जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इसमें जो इसकी धारणा थी आशा प्रोग्राम की, वो ये रखी गई थी कि एक कैपेसिटी बिल्डअप करनी है कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रख सकें और अपने एक पार्टनर बन सकें हेल्थ सर्विसेज में। द आशा प्रोग्राम वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लर्निंग्स फ्रॉम 2 पास्ट इनिशिएटिव्स। अब आशा प्रोग्राम कहाँ से इंस्पायर हुआ? ये आशा प्रोग्राम इससे पहले 2 इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उनसे इंस्पायर हुआ। पहला था 1970s में और दूसरा था 2000 में। तो 1970s का पहले प्रोग्राम देखते हैं, फिर 2000 का देखते हैं। तो 1975 में WHO ने एक मोनोग्राफ लॉन्च किया, हेल्थ बाय द पीपल। एंड देन इन 1978 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, आल्मा आटा डिक्लेरेशन भी बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए, आल्मा आटा डिक्लेरेशन के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक उपचार है, उसके लिए एक आल्मा आटा, यानी कि जो कज़ाकिस्तान में आज जगह है, पहले USSR के अंडर आया करती थी, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, गेव एम्फेसिस फॉर कंट्रीज रिक्रूटिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। तो आल्मा आटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर में ये कहा गया कि सरकारें जो है, अलग अलग देश जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट करें, उनको नियुक्त करें टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, जिससे कि प्राथमिक उपचार जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको मजबूती दी जा सके। दैट वर पार्टिसिपेटरी एंड पीपल सेंट्रिक। और जो क्या है, पार्टिसिपेटरी होगा यानी कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और पीपल सेंट्रिक होगा यानी कि लोगों के सेंट्रिक होगा। सून आफ्टर मैनी कंट्रीज लॉन्च्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स। तो उसके बाद जब ये आल्मा आटा डिक्लेरेशन हो गया 1978 में, उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया अंडर डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम के तहत। भारत में द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन इंडिया दे वर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स। तो भारत में उसको कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स कहा गया। द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर डिज़ाइनिंग द आशा प्रोग्राम केम फ्रॉम द मिटानिन, यानी कि इसका मीनिंग होता है एक फीमेल फ्रेंड इन छत्तीसगढ़ी इनिशिएटिव ऑफ छत्तीसगढ़ विच हैड स्टार्टेड इन मई 2002। तो पहला था इसके लिए जो इंस्पिरेशन थी वो तो था आल्मा आटा डिक्लेरेशन, लेकिन इसके लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण जो इंस्पिरेशन थी आशा प्रोग्राम के लिए, वो थी एक मिटानिन करके एक प्रोग्राम था जो छत्तीसगढ़ में चलाया गया था 2002 में। और छत्तीसगढ़ में जो मिटानिन है, इसका मतलब होता है एक फीमेल फ्रेंड, यानी कि महिला दोस्त है आपकी। द मिटानिन वर या ऑब्लिक आर ऑल फीमेल वॉलंटियर, ये सभी फीमेल वॉलंटियर्स होंगी, अवेलेबल फॉर एवरी 50 हाउस होल्ड्स एंड 250 पीपल। तो ये हर
50 हाउस के लिए अवेलेबल होंगी या 250 लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम चलाया गया था। इसी के तहत पूरे भारतवर्ष में 2005-6 में आशा का प्रोग्राम जो है, आशा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हु हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग द मिटानिन प्रोग्राम वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द आशा प्रोग्राम। तो जिन्होंने मिटानिन प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में लॉन्च करने के लिए योजना बनाई थी, वही लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में आशा प्रोग्राम लॉन्च करने की योजना बनाई। When newly appointed आशाज struggle to find their way and coordinate things within villages and with the health system, their linkage with two existing health and nutrition system functionaries, यानी कि एक तो आंगनवाड़ी वर्कर और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एज वेल एज विद पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स। अब क्या हुआ, जब आशास को अपॉइंट किया गया तो उनको, जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती थी तो वहाँ पे महिलाओं को समझाने में, या जो उनके हस्बैंड्स हुआ करते थे महिलाओं के, उनको समझाने में उनको बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। तो आशा वर्कर्स की हेल्प करने के लिए ऑलरेडी 2 सर्विसेज भारत में चल रही थी। एक तो थी आंगनवाड़ी वर्कर्स की सर्विसेज और एक थी ANM की, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स की सर्विसेज। तो आशा वर्कर्स की हेल्प करने के लिए इन दोनों महिलाओं ने भी, यानी कि जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं और ANM महिलाएं हैं, इन्होंने भी आशा वर्कर्स की हेल्प की। दिस रिजल्टेड इन एन ऑल वीमेन पार्टनरशिप। तो इससे एक ऑल वीमेन पार्टनरशिप बन गया, यानी कि AAA का, जिससे में आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, यानी कि ANM है, ऑफ 3 फ्रंट लाइन फंक्शनरीज एट द विलेज लेवल। तो ये 3 फ्रंट लाइन फंक्शनरीज हैं, किस पे, गांव के लेवल पे, दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस। तो इन सब का काम क्या है कि ये हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन सर्विस प्रोवाइड करेंगी कम्युनिटी में। Among the AAA, आशाज आर द ओनली वंस हु डो नॉट हैव अ फिक्स्ड सैलरी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस AAA के अंदर, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं और ANM हैं, सिर्फ आशा वर्कर्स ही ऐसी हैं जिनकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। बाकी आंगनवाड़ी वर्कर्स की और ANM की फिक्स्ड सैलरी है। तो अब ये कहा जा रहा है, जिससे कि लोग, यानी कि जो महिलाएं हैं वो प्रोत्साहित हों आशा वर्कर बनने के लिए, तो उनके लिए एक परमानेंट सैलरी होनी चाहिए कि जो आशा वर्कर्स को हर महीने मिलती रहे। तो दे डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी फॉर करियर प्रोग्रेशन, क्योंकि अगर उनकी फिक्स सैलरी नहीं है और उनका करियर प्रोग्रेशन नहीं होगा तो जो महिलाएं हैं वो आशा बनने के लिए जागरूक नहीं होंगी या आशा वॉलंटियर्स बनने के लिए वो आगे नहीं आएंगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग पे। जब से डेथ पेनल्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है AG प्यारीवलन की, जो कि राजीव गांधी केस में, राजीव गांधी मर्डर केस में कन्विक्ट थे, तो जब से उनके ऊपर केस चलाया है उसके बाद से डेथ पेनल्टी के ऊपर चीज़ें निकल के आ रही हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी वाज अपहेल्ड इन 1980। अब जो डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट डेथ पेनल्टी दे सकता है, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी, क्या ये संविधान के तहत है या नहीं, तो उसको 1980 में जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ था उसके तहत उसको सही ठहराया गया था। लेकिन सितंबर 2021 में जब से जस्टिस NV रमन्ना का टेन्योर आया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 बेंचों ने सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग 13 डेथ पेनल्टी के केसेस सुनी हैं और उनमें से 13 में से 10 में केस सुना है, जिसमें से कि एक में तो 3 को छोड़ दिया गया है, बाकी सभी केसेस में, बाकी 9 केसेस में जो लोगों की डेथ पेनल्टी थी उसको कम्यूट करके थोड़ी सी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या जो भी छोटी तरह की सज़ा होती है उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ आती है कि यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है रशियन ऑयल का। जब से रशिया ने एक वॉर छेड़ा था यूक्रेन पे फ्रॉम द 24 फरवरी ऑफ 2022, यानी कि उसको करीब करीब 3-4 महीने होने जा रहे हैं। तो अब इतने टाइम से जब ये हो रहा है और आगे भी अभी उम्मीद नहीं लग रही कि रशिया जो है यूक्रेन पे वॉर ख़त्म करेगा, तो रशिया को इकोनॉमिक सेटबैक देने के लिए, रशिया की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाने के लिए अलग अलग देश और संघ कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो 90% तक जितना भी फ्यूल इंपोर्ट करता था रशिया से उसको कम कर देगा। तो यूरोपियन यूनियन ने 30 मई को एक एग्रीमेंट पे पहुंचा है, उसमें कहा है टू बैन 90% ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो 2022 के अंत तक 90% जो रशिया का क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि उसका जो इंपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाएगा। द पार्शियल एम्बार्गो एग्जेम्प्ट्स पाइपलाइन ऑयल इन ऑर्डर टू बाईपास हंगेरीज ऑब्जेक्शंस टू द बैन। अब इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं रशिया के ऑयल पे या रशिया की फ्यूल पे, तो उसमें से एक हंगेरी एक कंट्री है जिसने इस पे एक अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया। तो हंगेरी को अभी इस चीज़ से दूर रख दिया गया है और हंगेरी जो है जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है, वो लगातार वहाँ से जो ऑयल है या गैस है वो लेता रहेगा। द एग्जेम्पशन फॉर पाइपलाइन इंपोर्ट्स वाज मेड ऑन द लॉजिक दैट लैंडलॉक्ड कंट्रीज, अब जितना भी समुद्र के रास्ते तेल आता है उस सब पे एम्बार्गो लगाया गया है अभी, लेकिन जो पाइपलाइन के थ्रू तेल आ रहा है अभी उस पर एम्बार्गो नहीं लगाया गया।
तो जो एग्जाम्शन है पाइपलाइन इंपोर्ट्स का वाज मेड ऑन द लॉजिक दैट लैंडलॉर्ड कंट्रीज जैसे कि हंगेरी है, चेक रिपब्लिक है और स्लोवाकिया है, that are heavily dependent on Russian pipeline oil do not have a ready option to switch to alternative sources। तो इसमें हंगेरी को, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया को, जो कि लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि रशिया से पाइपलाइन के थ्रू तेल आएगा, तो इन कंट्रीज़ को अभी इससे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है और इन कंट्रीज से नहीं कहा गया है कि आप अपनी डिपेंडेंस किसी और चीज़ पर कर लें और रशिया से तेल ना लें। द अनाउंसमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कैन कॉज एन इमीडिएट सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। तो इससे क्या दिक्कत आएगी कि यूरोप के अंदर तुरंत से एकदम से जो फ्यूल हैं उसके दाम बढ़ सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विद रशिया रिपोर्टेडली ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 30 to 35 बैरल पर बैरल। तो $30 to 35 पर बैरल का डिस्काउंट भी दे रहा है रशिया भारत को, क्योंकि जब रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा तो रशिया के पास भी उसको वहाँ पे स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो वो चाहेगा कि या तो उसका प्रोडक्शन उसको तेल का कम करना पड़ेगा या वो अपने सस्ते दरों पे तेल को भारत को दे देगा, जिससे कि भारत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया हैज़ फाउंड इट कन्वीनियंट टू मेक द मोस्ट ऑफ द चीप रशियन क्रूड। और भारत ने जब से ये युद्ध चला है तब से भारत ने ये फ़ायदा उठाया है कि भारत बहुत सस्ते दरों पे तेल वहाँ से ले रहा है, जिससे कि जो उसकी एनर्जी डिमांड्स हैं, भारत की जो एनर्जी डिमांड्स हैं, जिससे कि भारत 85% अपनी जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो तेल को इम्पोर्ट करके ही, आयात करके ही पूरी करता है। तो उसके लिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोपियन यूनियन आप देखिए मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये रशिया है और रशिया से किस तरह से जितनी भी रेड लाइंस आपको दिख रही हैं ये सब पाइप लाइन्स हैं। तो रशिया ने कितनी सारी पाइपलाइन यूरोप में बिछा रखी हैं और वहाँ से तेल जा रहा है। तो ये जितना भी एरिया है जर्मनी तक तेल जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेड लाइन है ये, कि ये जितना भी एरिया है यहाँ पे सब जगह पे जो रशिया का तेल है वो जाता है। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम देखिए कि यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल दिखाया गया है। तो फिगर्स इन मिलियंस बैरल्स पर डे में दिखाया गया है कि यूरोपियन यूनियन कितना रशिया का तेल इंपोर्ट करता है। तो समुद्र के रास्ते से 1.57 मिलियन बैरल पर डे करता है और पाइपलाइन के माध्यम से 0.72 मिलियन बैरल करता है। तो इसको तो बंद कर दिया गया है। 1.57 मिलियन को कहा गया है कि इसको हम नहीं लेंगे, लेकिन इसको 0.72 वालों को लेते रहेंगे। तो यूरोपियन यूनियन प्रपोजिंग कंप्लीट बैन इन 6 to 8 मंथ्स। तो यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि 6 से 8 महीने में हम कंप्लीट बैन लगा देंगे, जिससे कि 2/3 से ज़्यादा जो इंपोर्ट आता था यूरोपियन यूनियन के अंदर रशिया से वो बंद हो जाएगा। और जिससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि रशिया के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे। अभी यूरोपियन यूनियन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अलग अलग देशों के द्वारा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। वो ये कहता है कि यूरोपियन यूनियन जो तेल खरीद रहा है और रशिया से, और उस तेल के बदले जो पैसा वो वहाँ पे दे रहा है, वही पैसे से रशिया जो है वहाँ पे हथियार बना रहा है या हथियार खरीद रहा है। तो जर्मनी पोलैंड प्लेस टू हॉल्ट इंपोर्ट्स बाय एंड ऑफ 2022। तो जहाँ पे जर्मनी और पोलैंड ने भी कहा है कि 2022 के अंत तक वो आगे तेल अब नहीं खरीदेंगे। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रपोजल ऑफ द ऑयल एम्बार्गो। तो ऑयल एम्बार्गो का ओरिजिनल प्रपोजल क्या है? द प्रपोजल टू कंप्लीटली फेज आउट रशियन क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टेरिटरी विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 to 8 मंथ्स। तो अगले 6 से 8 महीने में इसको कर दिया जाएगा। और ये जो आइडिया दिया गया था ये सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है उसकी जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला, उन्होंने मई में दिया था। तो रैशनल क्या है इस मूव का? तो रशियन इकोनॉमी हैवीली डिपेंडेंट है एनर्जी एक्सपोर्ट्स पे, कि रशिया की जो इकोनॉमी चल रही है वो एनर्जी एक्सपोर्ट पे ही चल रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो तेल एक्सपोर्ट करती है अलग अलग कंट्रीज़ को और वहाँ से वो रेवेन्यू कमाती है। विद द यूरोपियन यूनियन पेइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ टू रशिया फॉर इट्स क्रूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट। तो यूरोपियन यूनियन कई डॉलर्स वहाँ पे पैसा प्रोवाइड करते हैं। द यूरोपियन यूनियन वांट्स टू ब्लॉक दिस मैसिव रेवेन्यू इनफ्लो विच हैज़ रिपीटेडली पॉइंटेड आउट बाय यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इज एकिन टू यूरोपियंस बैंक रोलिंग रशियाज वॉर। तो अब ये कहा जा रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा, ज़ेलेंस्की के द्वारा, कि जो यूरोपियन यूनियन इतना सारा डॉलर्स दे रही है तेल खरीदने में रशिया को, तो इसी वजह से रशिया जो है लगातार ऑफेंसिव होता जा रहा है और लगातार हमला कर रहा है यूक्रेन पे। तो यूरोपियन यूनियन लीडर्स हैव इन प्रिंसिपल एग्रीड टू बैन ऑल सीबोर्न इंपोर्ट। तो जितने भी सीबोर्न इंपोर्ट्स हैं उन सबको बैन कर दिया गया है, जिससे कि 2/3 से ज़्यादा तेल अब नहीं आएगा यूरोपियन यूनियन में। विद जर्मनी एंड पोलैंड प्लेजिंग टू फेज आउट। जर्मनी और पोलैंड ने कहा है कि वो इस साल के अंत तक ख़त्म कर देंगे और धीरे धीरे 90% तक रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ 10% अलाउ रहेगा किस किस के लिए? जैसे कि हंगेरी के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए, स्लोवाकिया, बुल्गारिया के लिए, जो कि पाइपलाइन से लेते रहेंगे। कौन सी पाइपलाइन है? ड्रुज़बा पाइपलाइन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा आप, कि ड्रुज़बा पाइपलाइन है जो दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हंगेरी हैज़ ऑब्टेन्ड अ गारंटी दैट इट कुड इवन इम्पोर्ट सीबोर्न रशियन ऑयल। और हंगेरी को ये भी
फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि वो सी बोर्न रशियन ऑयल भी ले सकता है इन केस ऑफ अ डिसरप्शन टू द पाइपलाइन सप्लाईज। अगर पाइपलाइन की सप्लाईज में कोई दिक्कत आती है तो आप समुद्र के माध्यम से भी, समुद्र के रास्ते से भी ले सकते हो। तो ये हंगेरी को एग्जेम्पशन मिली है। तो पाइपलाइन इंपोर्ट्स के लिए एग्जेम्पशन क्यों दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द एग्जेम्पशन फॉर पाइपलाइन इंपोर्ट्स एसेंशियली एट द बिहेस्ट ऑफ हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान was made on the logic that landlocked countries are heavily dependent on Russian pipeline oil, do not have a ready option to switch to alternative source। तो ये जो एग्जामेशन दी गई है पाइपलाइन के लिए वो इसलिए भी दी गई है क्योंकि हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो कहीं और से तेल ले लें, तो वो पाइपलाइन से जो तेल आ रहा है उसी पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए उनको तो तेल वहाँ से लेना ही होगा। तो हंगेरी इंपोर्ट करता है करीब करीब 65% ऑफ इट्स ऑयल वाया पाइपलाइन फ्रॉम रशिया। तो रशिया से 65% तेल जो आता है वो हंगेरी इंपोर्ट करता है, 50% चेक रिपब्लिक करता है, और जो स्लोवाकिया करता है वो 100 के 100% तेल रशिया से ही लेता है। बुल्गारिया, जिसको 60% ऑयल रशिया से मिलता है, वो अपना में लैंडलॉक नहीं है, लेकिन उसकी जो रिफाइनरीज़ हैं वो अभी सिर्फ रशिया से जो तेल आता है, जो रशिया से कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, उसी को प्रोसेस करने के लिए बनी है। वो सिर्फ उसी जो वहाँ की रिफाइनरीज़ हैं बुल्गारिया की, वो सिर्फ उसी को प्रोसेस कर सकती हैं। और रशियन गैस की अगर बात करें तो कंपेयर टू रशियन ऑयल, यूरोप्स डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस इज़ मच ग्रेटर एंड दिस एम्बार्गो लीव्स द इम्पोर्ट ऑफ रशियन गैस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया से जो गैस आती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में गैस घर घर तक जाती है और गैस पे यानी कि नेचुरल गैस पे उसकी इकनॉमी, यूरोपियन यूनियन की इकनॉमी बहुत हेविली डिपेंडेंट है। तो इस एम्बार्गो में सिर्फ तेल को टारगेट किया गया है, गैस को टारगेट नहीं किया गया। रशिया से गैस लगातार उसी तरह से आती रहेगी जिस तरह से अभी आ रही है, विच अकाउंट्स ऑफ 40% ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस इंपोर्ट। तो यूरोप की 40% जो नेचुरल गैस इंपोर्ट है वो रशिया से आती है और उसको नहीं छुआ गया है, वो लगातार निरंतर आती रहेगी, सिर्फ तेल नहीं आएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है गन कंट्रोल लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अभी हाल ही में देखा गया है कि यूएस में कई जगह, क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे ईज़िली वहाँ पे हैंडगन्स होती हैं, तो वहाँ पे अभी मास शूटिंग हुई है, यानी कि एक स्कूल के अंदर एक पर्सन गए और उन्होंने गोलियाँ चला दी, जिसमें कि कई सारे बच्चे, कई 20-30 बच्चे जो हैं वहाँ पे मारे गए, कुछ टीचर्स भी मारे गए। तो अब ये बात कर रहे हैं कि क्या जो गन कंट्रोल लॉज हैं, अलग अलग देशों के गन कंट्रोल लॉज कैसे हैं। अगर आप GS2 में देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है कि एक पॉइंट है यूपीएससी के सिलेबस में कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को हमें कंपेयर करना है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से विद डिफरेंट अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लेजिस्लेटिव में कह सकते हैं कि भारत में क्या कानून है और दूसरे कंट्रीज़ में क्या कानून है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गन के ऊपर कभी, गन लॉज के ऊपर कभी लिखने को आए तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो 2020 में यूएस ने विटनेस किया 24,576 होमिसाइड्स, यानी कि 24,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए, और विच अप्रॉक्सीमेटली 79% इंसिडेंट्स जो हैं जिसमें फायर आर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बंदूक का इस्तेमाल किया गया है। तो यूएस के जो गन लॉज उनका क्या कहना है, तो सेकंड अमेंडमेंट हुआ था यूएस में 1800s में, जिसमें ये कहा गया था कि राइट ऑफ द पीपल टू कीप एंड बियर आर्म्स शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड, यानी कि वहाँ पे ये हक दिया गया लोगों को कि आप आर्म्स रख सकते हैं। लेकिन जब 1800s में ये सेकंड अमेंडमेंट किया गया टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे ये धारणा थी कि लोग अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किएंगे, लेकिन इसको अब सेल्फ प्रोटेक्शन ना करके लोग किसी दूसरे को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाउ आर आर्म्स रेगुलेटेड इन कनाडा। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया है लेजिस्लेशन कि अपना फायर आर्म्स एक्ट को अमेंड करने के लिए इट इज़ प्रपोजिंग टू इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्रीज ऑन हैंडगन्स, की एक नेशनल फ्रीज लगाना चाह रहे हैं वो हैंडगन्स पे, प्रिवेंटिंग सेल, परचेज, ट्रांसफ़र की। वहाँ पे अब ना तो सेल हो पाएगी, ना खरीद पाएगा कोई, ना ट्रांसफ़र कर पाएगा, और ना ही इंपोर्ट कर पाएगा हैंडगन्स को कनाडा में। द लेजिस्लेशन इज़ ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस बिकॉज हैंडगन्स वर यूज्ड इन 49% ऑफ फायर आर्म रेटेड होमिसाइड्स इन 2020। तो 2020 में कनाडा के अंदर जो लोग मारे गए उसमें फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। गन लाइसेंसेज आर वैलिड फॉर 5 ईयर्स। कनाडा में 5 साल के लिए गन लाइसेंस वैलिड होता है, और 18 साल से ऊपर का जो पर्सन है उसको वहाँ पे गन मिल सकती है। जापान में अगर गन लॉज की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है जापान में गन लॉ लेना, यानी गन को रखना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है जापान में। तो आपको एक तो अपनी ज़रूरत बतानी पड़ेगी कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है, फिर आपको एक अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने लंबी वहाँ पे हैंडलिंग की और सेफ्टी की ट्रेनिंग होगी, आपको एक स्क्रूटनी पास करनी पड़ेगी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, मेडिकल हेल्थ की, और आपको अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। और फिर आपको जब आप वेपन खरीदेंगे तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट सर्टिफिकेशन चाहिए डीलर से मेंशनिंग द डिज़ायर्ड मॉडल, और आपको कौन सा मॉडल लेना है बंदूक का वो भी सब उसमें लिखा जाएगा। और आप 18 साल से कम ऊपर के होने चाहिए, तभी वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो
न्यूजीलैंड में जब 2019 में वहाँ पे 2 मॉस्क में जब अटैक हुआ क्राइस्ट चर्च में, तो उसके बाद से वहाँ पे भी जो गन लॉस थे उसको अमेंड किया गया। द लेजिस्लेशन नाउ रिक्वायर फायर आर्म्स डीलर्स टू प्रोवाइड लाइसेंस नंबर, कि अब फायर आर्म के जो डीलर्स हैं उनको लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़ एट अ फैसिलिटी इंक्लूडिंग दोज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन हैंडलिंग एनी आर्म्स। तो इट इज़ नाउ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर ऑल वेपनरी टू हैव एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि अब सभी वेपनरी को ये भी मैंडेटरी कर दिया गया, ये भी ज़रूरत कर दिया गया कि उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इन केस अ डीलर रिसीव्स एन आइटम विदाउट द सेम, अगर मान लेते हैं किसी डीलर के पास आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है किसी वेपन पे, तो उसको वो विदिन 30 डेज़ उस पर उसको नंबर को, यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर को उस हथियार के उस पर खुदवाएगा, उस पर एनग्रेव करवाएगा। और जो एप्लीकेंट्स हैं वो 16 साल से ऊपर का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत की अगर बात करें तो गन लाइसेंस एप्लीकेशंस इन इंडिया मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स, तो भारत में 21 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए जो कि गन खरीदना चाहता है, एंड नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, और किसी भी तरह के क्राइम में उसका नाम नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्विंग वायलेंस, ना भी कभी हिंसा में उसका नाम होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और कभी भी पब्लिक सेफ्टी के लिए वो थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो अपॉन रिसीविंग एन एप्लीकेशन, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है भारत में वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि गृह मंत्रालय है, वो ऑफिसर इंचार्ज जो होगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का, उसको कहेगा कि भाई आप जो हैं, जो एप्लीकेंट है यानी कि जिसने अर्जी डाली है कि उसको हथियार लेना है, उसकी अच्छे से जांच करें कि क्या वो हथियार लेने के लायक है या नहीं। जो आर्म्स एक्ट था उसको अमेंड किया गया था 2019 में, और उसने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ फायर आर्म्स फ्रॉम 3 to 2। पहले 3 हथियार रख सकता था एक आदमी, अब उसको घटाकर 2 हथियार कर दिए गए हैं कि एक आदमी सिर्फ 2 ही हथियार रख सकता है। इंडियन लॉज आर पर्टिकुलरली इलेबोरेट इन डीलिंग विद सेल एंड अनलॉफुल ट्रेड ऑफ वेपन्स, तो भारत में जो है बहुत ही इलेबोरेट कानून बताए गए हैं कि किस तरह से हथियार आप बेच और खरीद सकते हैं, और किस तरह से हथियार रखना गैर कानूनी है। नेक्स्ट आता है कि हाउ द इंडस ट्रीटी वाज साइंड। अभी हाल ही में इंडस ट्रीटी की जो पीरियोडिक मीटिंग हुई है वो हुई है, पाकिस्तान के जो इंडस कमिश्नर थे वो भारत आए थे, तो अब ये बात की जा रही है कि इंडस ट्रीटी साइन कैसे हुई थी। तो पार्टीशन के दौरान जब लाइन डिवाइड कर दी गई, दो देशों को बांट दिया गया और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया, कट राइट अक्रॉस द इंडस कैनाल सिस्टम, तो पाकिस्तान ने ये पाया कि जितनी भी इंडस नदी की, सिंधु नदी की 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, 5 सहायक नदियाँ हैं, सबका जो उद्गम है वो भारत से है, ये उन्होंने पाया। दिस लेड टू हिस्टोरिकल क्राइज इन पाकिस्तान फॉर टेकिंग अप आर्म्स टू डिफेंड देम राइट्स ओवर द वाटर्स, तो वहाँ पे अब क्राइज होने लगी, लोग चिल्लाने लगे कि हम हथियार उठाएंगे कि हमें हमारा पानी चाहिए। तो फॉर्चुनेटली एक आर्बिटर आया बीच में वर्ल्ड बैंक के नाम से, और उसने एक समझौता किया भारत के और बीच में और पाकिस्तान के बीच में बिठाकर कि अब आप पानी के लिए मत लड़िएगा, और पानी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इंडस रिवर सिस्टम की 6 नदियाँ हैं उसका किस किस नदी का पानी किस किस के पास जाएगा, तो इसके ऊपर डिसीजन लिया गया। और ये डिसीजन इंडिया के मिनिस्टर, पाकिस्तान के मिनिस्टर और वर्ल्ड बैंक के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बैठ के उसका डिस्कशन किया। द इंडस वाटर्स ट्रीटी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आफ्टर ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जिसको 13 साल तक एक्सटेंड कर सकते थे एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, 3 जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसका नाम है रावी, ब्यास और सतलज, वो एक्सक्लूसिवली एलोकेट कर दी गई भारत को, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि इंडस, झेलम और चीनाब, तो इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, क्योंकि भारत इसमें अपर राइपेरियन स्टेट है, अपर स्टेट है, तो थोड़ा बहुत पानी इन तीनों का यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब का थोड़ा बहुत पानी भारत भी इस्तेमाल कर सकता है, बाकी सारा पानी वो धीरे धीरे पाकिस्तान में छोड़ने देगा। 2 टीम्स वर सेंट आउट बाय इंडिया टू टैकल द प्रॉब्लम इंडस वाटर इन 1959, तो 1959 में इंडस वाटर की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए पाकिस्तान में टीम भेजी गई। जो लीडर थे भारत की साइड से वो सरदार सुरन सिंह थे, और बाद में एक आपको पता है सुरन सिंह कमेटी बनाई गई थी भारत में, और पाकिस्तान की साइड से जो थे जनरल खालिद शेख थे। इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की थी वो भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, अयूब खान ने की थी पाकिस्तान की तरफ से, और विलियम इलिफ जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, और सितंबर 1960 में इसको साइन कर दिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS3 से। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है कि GST का जो कलेक्शन है वो 44% बढ़ा है, और मई के अंदर 1.41 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो दिस इज़ द ओनली द 4th टाइम, तो ये चौथी बार ही है जिसमें मंथली GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से ऊपर गया है। अगर हम, क्योंकि ये रिज़ल्ट मई का महीने का है, अगर जून के महीने में रिज़ल्ट आ रहा है तो यानी कि मई के महीने में कलेक्शन हुआ है, तो इसमें अब ये देखा जाएगा कि मई के महीने का जो कलेक्शन है वहाँ पे जो GST का जो रिपोर्ट आएगी वो कहाँ से आएगी, वो अप्रैल के महीने में जो भी कलेक्शन होगा, यानी कि अप्रैल के महीने में जितनी भी सेल होगी सारा डेटा आपको कलेक्ट होकर कब आएगा, वो मई में आएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अब क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 2001 से
1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग किसका मिल्क कहा जाता है कि वो मिल्की, हुज मिल्क वॉज सेड टू हैव क्रिएटेड द मिल्की वे, कि किसके दूध ने मिल्की वे बनाया। तो हीरा है कोई, तो हीरा या हेरा, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, इनके ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग मिल्की वे बनाया गया है, इनके दूध से मिल्की वे यानी आकाशगंगा बनी है। वॉट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द डाइसैकेराइड दैट मेक्स अप अराउंड 2 to 8% ऑफ मिल्क, यानी कि 2 से 8% जो है दूध में बाई वेट ये चीज़ होती है, तो क्या होती है, इसको लैक्टोज बोलते हैं। नेम द हिस्टोरिक लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1970 में भारत में लॉन्च किया गया, ऑपरेशन फ्लड, यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ये। फिर नेम द लैंडमार्क 1976 श्याम बेनेगल फिल्म इंस्पायर्ड बाय द मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो श्याम बेनेगल की एक मूवी थी जो कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हुई थी भारत में, उसका नाम था मंथन। फिर रशियंस हैड अ वे ऑफ कीपिंग मिल्क फ्रॉम गोइंग सोर बाय ड्रॉपिंग विच एनिमल इनटू द लिक्विड, तो रशियंस का एक तरीका है कि वो दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए, फटने से बचाने के लिए उसमें एक जानवर डाल देते हैं दूध के अंदर, तो वो फ्रॉग है। फिर इन द हिस्ट्री ऑफ मिल्क व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गेल बॉर्डन जूनियर, तो उनका काम ये था कि उन्होंने ही इन्वेंटेड द प्रोसेस टू मेक स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, एक स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए उन्होंने तरीका निकाला। मेड फ्रॉम यूज मिल्क नेम द चीज़ नेम्ड आफ्टर टाउन इन फ्रांस, तो एक चीज़ है जो फ्रांस के टाउन के नाम पे रखा गया है, उसका नाम है रॉकफोर्ट। और फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको कि डैश इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय मैमल्स, तो ह्यूमंस भी, यानी कि जो ह्यूमंस में मदर्स हैं, जब उनका फर्स्ट बेबी होता है उस टाइम पे जब बेबी होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क जो निकलता है तो किस रूप में निकलता है, तो वो कोलोस्ट्रम के रूप में निकलता है। और ये दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्थ मिलती है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन मिल्क, तो मिल्क में कौन कौन से 2 प्रोटीन्स हैं, एक तो है कैसीन प्रोटीन और एक है वे प्रोटीन, जो बहुत ज़्यादा जो जिमर्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं वे प्रोटीन। तो कैसीन और जो वे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो आपको दूध के अंदर मिलेंगे। चलिए, तो दैट्स ऑल, तो ये थे 2 जून के करंट अफेयर्स गाइस, आप इनको कवर कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू एंड बाय बाय।